बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास ये है, गिव एन एग्जांपल ऑफ एन अबिलियन ग्रुप विच इज नॉट अ साइक्लिक। हमने एक ऐसे अबिलियन ग्रुप की एग्जांपल बतानी है जो कि साइक्लिक ना हो। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने इससे पहले एक थ्योरम किया था कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबिलियन ग्रुप, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हम एक ऐसे ग्रुप की एग्जांपल बताएंगे जो अबिलियन तो होगा लेकिन वो साइक्लिक नहीं होगा। तो इसके सोल्यूशन की तरफ हम चलते हैं और हम लेट करते हैं कि ये Q बी द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, देन set of rational numbers under addition binary operation is an abelian group. We have to show that set of rational number under addition binary operation is not a cyclic group. तो हम इसको contrarily suppose करते हैं कि ये एक cyclic group है. Suppose that set of rational number is a cyclic group and A its generator. Then every element of Q is of the form. अब यहाँ पर चूंकि बाइनरी ऑपरेशन एडिशन का है और ये सेट ऑफ रैशनल नंबर्स ये एक साइक्लिक ग्रुप है और A इसका जनरेटर है, तो फिर इस Q का हर एलिमेंट A के सम इंटीग्रल मल्टीपल्स की फॉर्म के अंदर लिखा जाएगा। n A की फॉर्म में हम इसको लिखेंगे वेयर n सेट ऑफ इंटीजर्स में से होगा। और अब हम सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में से एक एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं जो हमारे पास हाफ A है। अब चूंकि हमने ये एक साइक्लिक ग्रुप में से लिया है तो फिर ये जनरेटर के सम इंटीग्रल मल्टीपल्स की फॉर्म मतलब एन ए की फॉर्म के अंदर इसको लिखा जाना चाहिए। तो इसका मतलब हाफ ए इज इक्वल टू एन ए के इक्वल आ जाएगा। अब राइट कैंसिलेशन लॉ के मुताबिक यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ये रिजल्ट आएगा एन इज इक्वल टू हाफ। अब देखें एन जो है ये सेट ऑफ इंटीजर्स में से होना चाहिए और हाफ तो हमारे पास इंटीजर नहीं है। वी सी दैट हाफ इज नॉट एन इंटीजर। इस साइक्लिक ग्रुप जो हमने लेट किया हुआ है इसके हर एलिमेंट को हम जनरेटर के इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म के अंदर नहीं लिख सकते, तो फिर इससे ये बात प्रूव हो रही है कि ये फिर एक साइक्लिक ग्रुप भी नहीं होगा। तो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल इसी तरह का ही है, उसमें हमने इस चीज को ही एक्सप्लेन करना है, उसका भी यही सेम आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 47 कैन नॉट हैव प्रॉपर सब ग्रुप्स। हमने इस क्वेश्चन के अंदर बताना है कि 47 ऑर्डर का ग्रुप उसके प्रॉपर सब ग्रुप क्यों नहीं होते। हम लोगों ने जब सब ग्रुप की डेफिनेशन की थी तो उसमें मैंने प्रॉपर और इम्प्रॉपर सब ग्रुप को भी डिफाइन किया था। इम्प्रॉपर सब ग्रुप कौन से होते हैं, एक आइडेंटिटी और एक ग्रुप इटसेल्फ, वो इम्प्रॉपर होते हैं। इनके अलावा जितने भी सब ग्रुप होते हैं किसी ग्रुप के वो सारे के सारे प्रॉपर होते हैं। अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं और ये बात हमें गिवन है कि जी एक ग्रुप है सच दैट ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 47। तो फिर लैग्रेंज थ्योरम के मुताबिक सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। और अब हम लेट करते हैं ये जो हमने यहाँ पे एड सब ग्रुप कंसीडर किया इसका ऑर्डर m है। अगर m इस सब ग्रुप का ऑर्डर है तो फिर सब ग्रुप का ऑर्डर तो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, इसका मतलब m भी 47 को डिवाइड करेगा। अब 47 चूंकि हमारे पास एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर के तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही डिवाइजर होते हैं, या प्राइम नंबर इटसेल्फ या फिर इसका 1 डिवाइजर होगा। तो इसका मतलब फिर m हमारे पास या तो 1 होगा या फिर 47। अब अगर हम M1 माने तो इसका मतलब सब ग्रुप का ऑर्डर 1 है। ऑर्डर 1 का सिर्फ और सिर्फ एक ही सब ग्रुप होता है और वो आइडेंटिटी है। अगर हम M इज इक्वल टू 47 माने तो फिर इसका मतलब यह हुआ कि ऑर्डर 47 का सब ग्रुप होगा। तो ऑर्डर 47 का सब ग्रुप G इटसेल्फ ही हो सकता है। अब आइडेंटिटी और G इटसेल्फ ये तो इम्प्रॉपर सब ग्रुप होते हैं। तो यहां से हमें लैग्रेंज थ्योरम के जरिए से हमने ये बात चेक कर ली कि ऑर्डर 47 ग्रुप का कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं कर सकता, हेंस G हैज नो प्रॉपर सब ग्रुप। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं। लेट G बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 89। हमारे पास G को यह ग्रुप है जिसका ऑर्डर 89 है। कैन G हैव अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12 ऑफ ऑर्डर 16। हमने बताना है कि इस ग्रुप के इन ऑर्डर्स के सब ग्रुप हो सकते हैं। जस्टिफाई योर आंसर। तो हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब लैग्रेंज थ्योरम के मुताबिक सब ग्रुप का ऑर्डर और इंडेक्स दोनों ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करते हैं। अब हम लेट करते हैं कि ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप जो है वो 12 है, क्योंकि 12 जो है ये 89 को पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर सकता, तो फिर इस ऑर्डर का सब ग्रुप भी नहीं हो सकता।
H is not a subgroup of G। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 2 था उसमें हमने 16 ऑर्डर का सब ग्रुप बताना था कि एग्जिस्ट करेगा या नहीं। तो इसमें भी देखें 16 तो इस 89 को पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर रहा, तो फिर इस ऑर्डर का भी सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इससे नेक्स्ट हमने ऑर्डर 24 का सब ग्रुप ढूंढना था। तो सिंस 24 डज नॉट डिवाइड 89, तो इसका मतलब इस ऑर्डर का भी सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इससे नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। Show that an infinite cyclic group has exactly 2 distinct generator। इस क्वेश्चन के अंदर हमने 3 चीजें प्रूव करनी है कि इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के 2 जनरेटर होंगे। पहली बात क्या है कि उसके 2 जनरेटर एग्जिस्ट करेंगे, और दूसरी बात यह कि वो दोनों डिस्टिंक्ट होंगे, और थर्ड ये हमने प्रूव करना है एग्जैक्टली 2 ही होंगे, मतलब 2 से ज्यादा भी नहीं होंगे और कम भी नहीं हो सकते। अब हम लेट करते हैं कि जी हमारे पास एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है और इसका जनरेटर ए है, तो फिर हम इसको नोटेशन के अंदर यूं लिख सकते हैं जी इज एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप विद जनरेटर ए। चूंकि जी हमारे पास एक साइक्लिक ग्रुप है, अब हम इसमें से कोई एक एलिमेंट एक्स लेते हैं। टेक एक्स बिलोंग्स टू जी। चूंकि हमने ये एक्स साइक्लिक ग्रुप में से लिया है, तो फिर ये एक्स जो है जनरेटर की सम पावर्स की फॉर्म में लिखा जाएगा। Then we can write x is equal to a raised to power n, where n set of integers में से होगा। अब इस a raised to power n को हम यूं भी लिख सकते हैं a इनवर्स होल की पावर माइनस n। देखें हमने g में से एक एलिमेंट लिया और हमें 2 ऐसे एलिमेंट मिल गया जिनके सम पावर्स के अंदर हम इस एलिमेंट को लिख सकते हैं। इसका मतलब फिर ये हुआ कि a इनवर्स b इस g का जनरेटर है। This expression implies that A inverse is also generator of G, where A is not equal to A inverse। और अब हम ये चीज भी प्रूव करेंगे कि ये दोनों डिस्टिंक्ट हैं, इक्वल नहीं है। तो अब हम सपोज करते हैं कि A इज इक्वल टू A इनवर्स के है। अब हम मल्टीप्लीकेशन करवाएंगे A के साथ दोनों साइड्स पर, तो यहाँ हमारे पास आइडेंटिटी आ जाएगी और यहाँ हमारे पास स्क्वायर आएगा। स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब इस एक्सप्रेशन का ये मतलब है कि ऑर्डर ऑफ A इज 2, A ग्रुप का जनरेटर है, और हम ये बात जानते हैं कि जो जनरेटर का ऑर्डर होता है वही ग्रुप का ऑर्डर होता है। फिर ग्रुप का ऑर्डर क्या हुआ, 2 हुआ, विच इज फॉल्स, क्योंकि जी हमारे पास इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। ये फॉल्स रिजल्ट हमारे पास क्यों आया, क्योंकि हमारी सपोजिशन रॉन्ग थी। इसका मतलब A is not equal to A inverse, it means G has 2 distinct generator A and A inverse। अब इस क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट था हमारे पास कि एग्जैक्टली यही 2 इसके जनरेटर होंगे। अब हमने इस चीज को प्रूव करना है और उसके लिए हम लेट करते हैं कि m कोई एक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है सच दैट A raised to power m belongs to G। तो इसका मतलब ये फिर A raised to power m साइक्लिक ग्रुप का जनरेटर होगा। दिस इंप्लाइज दैट A raised to power m is also generator of G। अब चूंकि A भी ग्रुप में अंदर लाई कर रहा है और A raised to power m तो इसका जनरेटर है, तो फिर A जो है इस जनरेटर के सम पावर्स की फॉर्म में लिखा जाएगा। Hence we can write A is equal to जनरेटर की हमने ये सम पावर्स में इसको लिख दिया है। इसका मतलब A किसके इक्वल आ गया, A raised to power mn के। तो इस एक्सप्रेशन से हमें ये बात पता चल रही है कि mn हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 1 के। अब देखें m और n ये दोनों हमारे पास इंटीजर्स हैं, और 2 इंटीजर्स का प्रोडक्ट 1 के इक्वल कब आ सकता है, वो इसी सूरत में मुमकिन है या तो ये दोनों 1 हों या फिर ये दोनों -1 हों। अगर हम इन दोनों को 1 कंसीडर करें तो फिर A raised to power m हमारे पास A आएगा। अगर हम इसको -1 कंसीडर करें तो A raised to power m हमारे पास A इनवर्स आएगा। अब देखें A raised to power m को हमने इन 2 के अलावा जनरेटर कंसीडर किया था, लेकिन जब हमने चेक किया तो रिजल्ट ने हमें यह बात बताई कि ये A raised to power m कोई थर्ड जनरेटर नहीं है, बल्कि A और A इनवर्स में से ही कोई एक एलिमेंट है। तो इस तरह से हमने ये चीज प्रूव कर दी कि G हैज एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट जनरेटर्स। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। लेट G बी अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 24 जनरेटेड बाय A। फाइंड द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स। G हमारे पास एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका जनरेटर A है और उसका ऑर्डर क्या है, 24 है। हमने आइडेंटिटी A raised to power 9 A raised to power 10 के अब ऑर्डर बताने हैं। तो ऑर्डर की डेफिनेशन में आप लोगों को रिवाइज करवाता चलूं, किसी भी एलिमेंट की वो लीस्ट पॉजिटिव पावर जो उस एलिमेंट को आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर दे वो ऑर्डर ऑफ दैट एलिमेंट कहलाएगी। तो अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। इसमें हम लेट करते हैं कि जी हमारे पास एक साइक्लिक ग्रुप है, उसका ऑर्डर 24 है, रेस का जनरेटर है, तो इसका मतलब A raised to power 24 के ऊपर हमें आइडेंटिटी मिलेगी। इस बात को आपने अपने माइंड में रखना है कि A raised to power 24 के ऊपर हमें क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी। तो हम मैथमेटिकली इसको यूं भी लिख सकते हैं, दैट इज G इज अ साइक्लिक ग्रुप विद जनरेटर A एंड ऑर्डर ऑफ G इज 24। अब इसका मैं फर्स्ट पार्ट कंसीडर कर रहा हूं। देखें आइडेंटिटी की पावर अगर हम 1 लें तो हमें आइडेंटिटी ही मिलेगी। तो इसका
मतलब आइडेंटिटी का फिर ऑर्डर क्या हुआ 1। अब इससे नेक्स्ट हमने a रेज टू पावर 9 का ऑर्डर फाइंड आउट करना है और हम लेट करते हैं कि m जो है ये a रेज टू पावर 9 का ऑर्डर है, तो फिर a रेज टू पावर 9 की पावर जब हम m लेंगे तो हमें आंसर आइडेंटिटी मिलेगा। अब यहाँ पे m की जगह पे हमने एक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर ढूंढना है और वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इस 9 को हम इस तरह से लिख सकते हैं a रेज टू पावर 3m की पावर 3। तो अब यहां से देखें हम यहाँ पे कौन सा ऐसा इंटीजर 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे इसको 24 में कन्वर्ट कर दे, तो वो 8 ही ऐसा लीस्ट इंटीजर है जो इसको 24 में कन्वर्ट कर रहा है। अब a रेज टू पावर 24 के ऊपर हमारे पास आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी की जो मर्जी पावर हो उसमें आइडेंटिटी ही रह जाना है। तो हमें यहां से ये रिजल्ट मिला कि 8 जो है वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जिसने a रेज टू पावर 9 को किसमें कन्वर्ट कर दिया आइडेंटिटी में। दिस फॉलोज m इज इक्वल टू 8 इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट a रेज टू पावर 9 की जब हम पावर 8 लेते हैं तो उसके ऊपर हमें आंसर क्या मिल रहा है आइडेंटिटी। तो इस तरह से 8 फिर ऑर्डर ऑफ a रेज टू पावर 9। इससे नेक्स्ट हमने a रेज टू पावर 10 का ऑर्डर फाइंड आउट करना है, तो हम लेट करेंगे कि m जो है इस a रेज टू पावर 10 का ऑर्डर है, तो फिर a रेज टू पावर 10 की जब हम पावर m लेंगे तो फिर हमारे पास आइडेंटिटी आएगी। अब देखें इस m की जगह पे फिर हमने लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर ढूंढना है, तो इस एक्सप्रेशन को हम यूं भी लिख सकते हैं a रेज टू पावर 2m होल की पावर m, क्योंकि एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे फिर हमारे पास यही रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ m की जगह पे हम कौन सा ऐसा इंटीजर मल्टीप्लाई करवाएं कि ये इसको 24 में कन्वर्ट कर दे, तो वो 12 ही ऐसा इंटीजर है जिसको जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 24 आएगा और a रेज टू पावर 24 के ऊपर आंसर हमारे पास आइडेंटिटी आता है, तो फिर आइडेंटिटी की पावर 5 आइडेंटिटी ही रह जाएगी। तो इसलिए a रेज टू पावर 10 का ऑर्डर फिर क्या हुआ 12, इसके ऊपर हमें आंसर क्या मिल रहा था आइडेंटिटी, तो इसका मतलब 12 ही इसका ऑर्डर है। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम चलते हैं। फाइंड ऑल सब ग्रुप्स ऑफ द साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 60 जनरेटेड बाय A। हमने एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 60 है, उसके तमाम सब ग्रुप्स हमने बताने हैं। तो इसके सोल्यूशन की तरफ हम चलते हैं। लेट करते हैं कि जी हमारे पास एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या है 60 और इसका जनरेटर A है, दैट इज J इज अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 60 जनरेटेड बाय A। तो अब देखें चूंकि हमने इस ऑर्डर 60 के तमाम सब ग्रुप बताने हैं, तो अब लैग्रेंज थ्योरम के मुताबिक जितने इसके 60 के डिवाइजर होंगे उतने ही इसके सब ग्रुप बनेंगे। अब 60 के डिवाइजर हम ढूंढते हैं जी, तो ये वाले जो इंटीजर हैं 1 2 3 4 5 6 12 15 20 30 60 ये सारे के सारे क्या हैं 60 के हमने डिवाइजर लिख लिए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर 60 के इन ऑर्डर्स के डिफरेंट 11 सब ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे। अब देखें लैग्रेंज थ्योरम से हमें ये रिजल्ट तो मालूम हो गया कि 60 के जो सब ग्रुप हैं वो इन ऑर्डर्स के होंगे, लेकिन अब हम एलिमेंट्स कैसे लिखेंगे, तो उसका बड़ा आसान सा तरीकाकार है। हमारे पास चूंकि फर्स्ट डिवाइजर 1 था, तो अब 1 ऑर्डर का तो सिर्फ और सिर्फ एक ही सब ग्रुप होता है और वो आइडेंटिटी है, तो ये तो ट्रिवियल सी कंडीशन है। तो इससे नेक्स्ट ऑर्डर 2 का हमने अब सब ग्रुप बताना है। हमारे पास जो सेकंड डिवाइजर था वो 2 था, अब हम 2 को 60 पे डिवाइड करवाएं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 30। अब इस सब ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो a रेज टू पावर 30 के मल्टीपल्स आएंगे 60 तक। तो उसमें फर्स्ट तो हमारे पास a रेज टू पावर 30 आएगा और दूसरा एलिमेंट 30 को जब हम 2 टाइम से मल्टीप्लाई करवाएंगे 60, तो a रेज टू पावर 60 के ऊपर आइडेंटिटी होती है, तो इसलिए इस सब ग्रुप के अंदर ये 2 एलिमेंट्स होंगे। अब इससे नेक्स्ट डिवाइजर 3 था, मतलब सब ग्रुप ऑर्डर 3 का बनेगा, तो उसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से आएंगे, तो उसमें याद रखें जब हम 3 को 60 से डिवाइड करवाते हैं तो हमारे पास आंसर 20 आता है। अब इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो a रेज टू पावर 20 के मल्टीपल्स आएंगे 60 तक, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे a रेज टू पावर 20 a रेज टू पावर 40, जब हम 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 60 आएगा, तो 60 के ऊपर चूंकि हमारे पास आइडेंटिटी है तो इसलिए यहाँ पे हम आइडेंटिटी लिखेंगे। इससे नेक्स्ट सब ग्रुप का ऑर्डर 4 होगा और वो 4 एलिमेंट कौन कौन से आएंगे, हम 4 को डिवाइड करवा देंगे 60 के साथ। जब हम 4 को 60 से डिवाइड करवाते हैं तो हमारे पास आंसर 15 आता है। अब इस सब ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो 15 के मल्टीपल्स होंगे, a रेज टू पावर 15 30 45 फिर 60 आएगा, 60 के ऊपर आइडेंटिटी। आई होप आप लोगों को ये बात अच्छे तरीके से पता चल चुकी होगी कि हमने ये सब ग्रुप के एलिमेंट्स कैसे लिखने हैं और उनका ऑर्डर तो ऑलरेडी हम प्रीवियस स्लाइड के अंदर चेक कर चुके थे कि किस किस ऑर्डर के उसके सब ग्रुप बनेंगे। तो इससे नेक्स्ट ये बाकी जितने भी सब ग्रुप हैं ये आप लोग खुद से राइट डाउन कर लीजिएगा। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है राइट ऑल सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 18।
इस क्वेश्चन के अंदर एक ऐसा साइक्लिक ग्रुप जिसका ऑर्डर 18 है, उसके तमाम सब ग्रुप हमने बताने हैं। तो इसके सोल्यूशन की तरफ हम चलते हैं और लेट करते हैं जी हमारे पास एक साइक्लिक ग्रुप है और जिसका ऑर्डर क्या है 18 है, ए इसका जनरेटर है। अब उससे नेक्स्ट लैग्रेंज थ्योरम के मुताबिक सब ग्रुप का ऑर्डर हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो इसका मतलब जितने भी 18 के डिवाइजर होंगे उतने ही ऑर्डर के इसके सब ग्रुप होंगे। तो अब देखें जी 18 के डिवाइजर कौन कौन से हैं, 1 2 3 6 9 18, ये सारे के सारे क्या हैं 18 के डिवाइजर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन ऑर्डर्स के सब ग्रुप बनेंगे, हेंस द सब ग्रुप ऑफ जी आर। अब देखें जब हम इस 1 की बात करते हैं तो ऑर्डर 1 का हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सब ग्रुप होता है और वो आइडेंटिटी है। उससे नेक्स्ट ऑर्डर 2 का जो हमने सब ग्रुप लिखना है तो हम 2 को 18 से डिवाइड करवाएंगे, हमारे पास आंसर 9 आएगा। तो इसका मतलब इसके सेकंड सब ग्रुप के अंदर a रेज़ टू पावर 9 के मल्टीपल्स के जितने भी एलिमेंट हैं वो आएंगे और मल्टीपल्स हमने कहां तक लिखने हैं 18 तक हमने लिखने हैं। तो इसलिए इसके यही 2 एलिमेंट आएंगे। उससे नेक्स्ट ऑर्डर 3 का हमने सब ग्रुप लिखना है तो ऑर्डर 3 के सब ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 3 को 18 से डिवाइड करवाएं तो हमारे पास 6 आंसर आएगा। मतलब a रेज़ टू पावर 6 के मल्टीपल्स आएंगे, a रेज़ टू पावर 6 12, 18 के ऊपर फिर हमारे पास आइडेंटिटी आ जाएगा। तो ये बाकी के सब ग्रुप ही आप लोग खुद यहां से राइट डाउन कर लीजिएगा। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, लेट h बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स a प्लस बी स्क्वायर रूट 2 वेयर a भी कहां से है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में से, and both are not simultaneously zero. Show that H is a subgroup of the group of non-zero real numbers under multiplication. हमारे पास एक सबसेट है रियल नंबर्स का जिसके अंदर एलिमेंट्स कुछ इस फॉर्म में हैं। तो हमने ये चीज प्रूव करनी है कि ये जो सबसेट है रियल नंबर्स का ये अंडर मल्टीप्लीकेशन सब ग्रुप बनाएगा विद दिस कंडीशन। ये कंडीशंस क्या हैं कि ए बी सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में से हैं और बोथ आर नॉट साइमल्टेनियसली जीरो। अब यहाँ पे एक बात मैं एक्सप्लेन करता चलूं, एच इज अ सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स। यहाँ पे ये जो बात लिखी है, क्योंकि अगर हम रियल नंबर्स को इन जनरल देखें तो ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं बनाते, क्योंकि जीरो भी एक रियल नंबर है और जीरो का इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसलिए सेट ऑफ रियल नंबर्स उसी सूरत में मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन के साथ ग्रुप बनाएंगे जब हम जीरो उसमें से एक्सक्लूड कर दें। हम लेट करते हैं कि जी हमारे पास एक ग्रुप है नॉन जीरो रियल नंबर्स का अंडर मल्टीप्लिकेशन और H हमारे पास एक सबसेट है G का जिसके अंदर एलिमेंट्स इस फॉर्म के अंदर हैं वेयर A और B सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में से और दोनों साइमल्टेनियसली जीरो नहीं हैं। तो हमने फिर ये चीज शो करवानी है कि ये H क्या है, सब ग्रुप होगा G का। किसी भी सबसेट को सब ग्रुप प्रूव करवाने के लिए हमने सिर्फ एक कंडीशन को चेक करना है। वो कंडीशन क्या है कि हम इस H में से 2 एलिमेंट्स लेते हैं, फिर एक एलिमेंट को दूसरे के इनवर्स के साथ हम कम्यूट करवाएंगे। अगर तो फिर हमारे पास इसी H का ही एक एलिमेंट आ गया तो फिर ये H सब ग्रुप होगा। अब चूंकि हमने ये एलिमेंट्स इस H में से लिए हैं तो H के अंदर तो एलिमेंट्स इस फॉर्म के अंदर हैं, इसका मतलब ये X और Y भी इसी फॉर्म के अंदर होंगे। x इज इक्वल टू a1 प्लस b1 स्क्वायर रूट 2 और y हमारा किसके इक्वल होगा a2 b2 स्क्वायर रूट 2 के साथ। तो अब यहाँ पे ये कंडीशन है a b सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में से नॉट साइमल्टेनियसली जीरो। तो इसका मतलब ये वाले जो एलिमेंट्स हैं a1 b1 a2 b2 ये भी सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में से होंगे और नॉट साइमल्टेनियसली जीरो होंगे। अब इससे नेक्स्ट हम y इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। तो देखें y इनवर्स को हम राइट डाउन कर सकते हैं। तो इनवर्स को हम यूं भी लिख सकते हैं 1 ओवर a2 प्लस b2 स्क्वायर रूट 2। अब इसको हम रैशनलाइज भी कर लें, यहाँ जो प्लस है ये नेगेटिव के साथ हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे। जब हम इसको सिंप्लीफाई करवाते हैं तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा वेयर ये जो डिनोमिनेटर है नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो फिर ये सारी की सारी टर्म अनडिफाइंड हो जाएगी। अब हम कंसीडर करते हैं x को y इनवर्स के साथ कम्यूट करवाएंगे तो ये टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। इससे नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये जो स्क्वायर रूट 2 वाली टर्म है इसको हम अलग कर लेंगे और ये वाली टर्म्स इनको हम अलग कर लेंगे। तो इससे नेक्स्ट फिर इस सारी टर्म को मैं a प्राइम कंसिडर कर लेता हूं और इस वाली टर्म को मैं b प्राइम कंसिडर कर लेता हूं। तो फिर हम ये रिजल्ट लिख सकते हैं x y इनवर्स इज इक्वल टू a प्राइम प्लस b प्राइम स्क्वायर रूट 2 वेयर a प्राइम किसके इक्वल है, इसके इक्वल b प्राइम कहां से है, ये भी सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में से है और ये दोनों साइमल्टेनियसली जीरो भी नहीं है। अब देखें हमने x को जब y इनवर्स के साथ कम्यूट करवाया तो वो भी हमें h का ही एक एलिमेंट मिला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि h इज अ सब ग्रुप ऑफ g। हमने यही चीज इसमें प्रूव करनी थी। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर खत्म हुआ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।